गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मोटिवेट रखना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को एक एनर्जी एनर्जी मिलती है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसको प्रिपरेशन करनी है, और एक मोटिवेशन है वो मिलता रहता है। तो आज की क्लास एमसीक्यू सेशन पे स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। और नोशेट 4 जो जिसका एग्जाम 3 जून को होने वाला है इंडिया की मेजर सिटीज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट किया है। तो आई होप ये एमसीक्यू सेशन काफी है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होने वाला है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो दोस्तों आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट एमसीक्यू है। मैक बर्नी पॉइंट इन अपेंडिसाइटिस इज लोकेटेड इन द विच क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। दोस्तों अपेंडिसाइटिस के अंदर जो एमसी बर्नी पॉइंट की जो लोकेशंस होती है, तो ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए हुए हैं। इनमें से किस एब्डोमेन के क्वाड्रेंट में एमसी बर्नी पॉइंट मैक बर्नी पॉइंट की लोकेशन है वो होती है। तो सबसे पहले दोस्तों अपेंडिसाइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अपेंडिसाइटिस दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसको अपेंडिसाइटिस है वो बोला जाता है। तो मैकबर्नी पॉइंट का यहाँ पे है वो पूछा गया है। मैकबर्नी पॉइंट का है वो पूछा गया है। तो अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन होता है वो अपेंडिसाइटिस है वो कहलाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राइट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन डी इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका रेस्पॉन्स देना है। तो अपना अपना आंसर्स है वो पुट कीजिए। अपेंडिसाइटिस जो होता है दोस्तों, अपेंडिसाइटिस जो होता है दोस्तों, वो इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स का। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस केस में इसको अपेंडिसाइटिस है वो बोला जाता है। तो दोस्तों मैकबर्नी पॉइंट की जो लोकेशंस होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर है वो बार बार पुट अप हुआ है और क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर जाएगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर मैकबर्नी पॉइंट की लोकेशन है वो होती है। तो अब देखते हैं दोस्तों, एब्डोमेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो हमने देखा था दोस्तों कि मैकबर्नी पॉइंट की जो लोकेशंस है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में इनमें से ये जो ऑप्शंस है दोस्तों, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है। इस राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर है वो इसकी वो लोकेशंस है वो होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैकबर्नी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है वो होता है मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अपेंडिसाइटिस के अंदर एक रोवसिंग साइन इम्पोर्ट प्रेजेंट्स होता है, और रोवसिंग साइन एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है। तो रोवसिंग साइन होता क्या है दोस्तों? रोवसिंग साइन है वो अपेंडिसाइटिस में मिलता है। रोवसिंग साइन होता है कि patient will experience right lower quadrant pain in region of McBurney point when left lower quadrant is palpate। यानी कि दोस्तों जब भी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमेन को जब पाल्पेट करेंगे तो पेन एलिशिएट होगा। पेन का एलिशिएट होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन एलिशिएट होता है, उसको रोवसिंग साइन बोला जाता है। जब भी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन एलिशिएट होता है, वो रोवसिंग साइन है वो
होता है, तो ये अपेंडिसाइटिस के केस में वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर भी इसको रिपीट होने के चांसेस है वो हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, कौन से साल में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च है वो किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी इज 2016 एंड ऑप्शन डी इज 2017। तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष जो है वो कब लॉन्च किया गया है? आप ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर है वो पुटअप कीजिए। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो दोस्तों 2014 के अंदर है वो लॉन्च किया गया था। 2014 के अंदर है वो लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का पर्पस क्या था वो देखते हैं दोस्तों, कि मिशन इंद्रधनुष इज ए हेल्थ मिशन of the government of India. It was launched by यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। तत्कालीन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने लॉन्च है वो किया था ऑन 25 दिसंबर 2014 एज ए स्पेशल ड्राइव टू वैक्सीनेट, इम्यूनाइजेशन के लिए ऑल अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन बाय 2020 अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्पेशली वैक्सीनेशन से संबंधित है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बनता है। मिशन इंद्रधनुष डेफिशिटिंग 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ये इंपॉर्टेंट है, कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स ऑफ रेनबो। टारगेट टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि 7 प्रिवेंटेबल डिजीज कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइज किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष को है वो लॉन्च किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष को स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया था ऑन 25 दिसंबर 2014 बाई जगत प्रकाश नड्डा, तत्कालीन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उनके द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 प्रिवेंटेबल डिजीज के वैक्सीनेशन को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, थर्ड पर्टुसिस, फोर्थ हेपेटाइटिस बी, फिफ्थ पोलियो, 6 मिजल्स एंड 7 ट्यूबरकुलोसिस। इन 7 बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है वो दिया जाता है। 7 कलर ऑफ रेनबो, 7 कलर ऑफ द रेनबो इम्यूनिटी अगेंस्ट 7 चाइल्डहुड डिजीज, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 7 कलर जो इसके अंदर रेनबोज है वो होते हैं। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष है वो इम्यूनाइजेशन के लिए है वो स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी ऑन करते हैं दोस्तों। टर्निंग साइन इज ए स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ, टर्निंग साइन किस डिजीज कंडीशंस में प्रेजेंस होता है या फिर किस डिजीज कंडीशंस का है वो स्ट्राइकिंग साइन होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस एंड ऑप्शन डी साल्पिंजाइटिस। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, अपना अपना आंसर है वो पुटअप कीजिए। टर्निंग साइन इज ए स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, नेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। तो दोस्तों ध्यान रखना, टर्निंग साइन जो होता है एंड ब्रुजिस के साइन जो होते हैं ये मेनिंजाइटिस के वो फीचर्स है वो होते हैं। तो राइट आंसर इस क्या जाएगा, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर आएगा, मेनिंजाइटिस है वो होता है। अपेंडिसाइटिस हमने बताया था दोस्तों, अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है वो अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी नेफ्राइटिस जो है दोस्तों, ये किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब भी किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है नेफ्राइटिस होता है। ऑप्शन डी है वो साल्पिंजाइटिस है दोस्तों, जब भी फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब का जब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों तो वो साल्पिंजाइटिस है वो कहलाता है। तो कर्निंग साइन और ब्रुजिस के साइन ये दोनों फीचर्स है वो मेनिंजाइटिस के होते हैं। और मेनिंजाइटिस का मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो होती है उनका जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्या होता है, मेनिंजाइटिस है वो होता है। तो कर्निंग साइन एंड ब्रुजिस के साइन होता है क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्निंग साइन
when the patient is lying, when the patient is lying, जब पेशेंट्स को सुलाया जाता है, the patient is lying with the thigh flexed, यानी कि थाई को फ्लेक्स किया जाता है ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन की ओर टुवर्ड्स एब्डोमेन, द लेग्स कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सटेंड, लेग्स कंप्लीटली कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सटेंड, यानी कि व्हेन द पेशेंट, जब पेशेंट्स को फ्लैट पोजिशंस में सुलाया जाता है, लाइंस किया जाता है, तो विद द थाई फ्लेक्स्ड, यानी कि एक थाई को एब्डोमेन की ओर फ्लेक्स किया जाता है, तो दूसरा जो फुट है वो कंप्लीटली है वो एक्सटेंड नहीं हो पाता है और उसके अंदर पेन एराइज हो जाता है, वो कर्निंग साइन है वो होता है। ब्रुजिस की साइन दोस्तों, ब्रुजिस की साइन के अंदर क्या होता है कि व्हेन द पेशेंट नेक इज फ्लेक्स, जब पेशेंट्स की नेक को फ्लेक्स किया जाता है आफ्टर रूलिंग आउट सर्वाइकल ट्यूमर या फिर इंजरी, यानी कि सर्वाइकल ट्रॉमा या इंजरी को रूलिंग आउट होने के बाद जब भी पेशेंट्स की नेक को फ्लेक्स किया जाता है, तो फ्लेक्शन ऑफ द नी, फ्लेक्शन ऑफ द नी, जब भी ये नी है, नी को फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स किया जाता है, तो फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड हिप्स, यानी कि हिप्स एंड नी, hips and knee is produced when the lower extremity of one side is passive flexed and similar movement is seen in the opposite extremity, यानी कि जब भी पेशेंट्स की नेक को एक्सटेंड किया जाएगा तो पेशेंट्स के हिप एंड नी है वो फ्लेक्स्ड है वो हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज जो है पेशेंट्स की वो है क्या होगी, फ्लेक्स्ड होगी, तो ये ब्रुजिक साइन होता है। तो दोनों साइन जो होते हैं दोस्तों, ब्रुजिस के साइन एंड कर्निंग साइन जो होते हैं दोस्तों, ये मेनिंजाइटिस के अंदर है वो होते हैं दोस्तों, मेनिंजाइटिस के अंदर होता है। और मेनिंजाइटिस का मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी ऑन करते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करके नेम को है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नोटसेट के अंदर काफी एग्जाम्स है वो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प, ऑप्शन बी यूट्राइन डायलेटर, ऑप्शन सी कॉर्ड कटिंग सीजर्स एंड ऑप्शन डी पेनिकुलम फोर्सेप्स। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स के नोटसेट के अंदर है वो पुटअप हो चुका है, तो रिपीट होने के चांसेस है वो हो जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर पुटअप कीजिए जल्दी से जल्दी। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प, यूट्राइन डायलेटर, कॉर्ड कटिंग सीजर्स या फिर पेनिकुलम फोर्सेप्स। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये कॉर्ड कटिंग सीजर्स है दोस्तों। क्या है? कॉर्ड कटिंग सीजर्स, यानी कि जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो ये मोस्टली सीजर्स है वो यूज में लिया जाता है। तो ये डायग्राम्स है, ये कॉर्ड कटिंग सीजर्स का है वो होता है। ऑप्शन ए के बारे में, इसमें ऑप्शन सी राइट जाएगा। ऑप्शन ए के बारे में डिस्कस करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प के बारे में दोस्तों। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प का डायग्राम देखते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प का डायग्राम होता है दोस्तों। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज होता है, मोस्टली है वो फाइबर्स की बनी होती है। जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करना होता है तो इस इंस्ट्रूमेंट का है वो यूज में लिया है वो जाता है दोस्तों। इस डायग्राम को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूट्राइन डायलेटर। ये यूट्राइन डायलेटर का इमेज है दोस्तों, यूट्राइन डायलेटर का इमेज है दोस्तों। कॉमनली यूज्ड टू जेंटली ओपन द सर्विक्स, सर्विक्स को जेंटली ओपन करने के लिए बिफोर ए गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर से पहले सर्विक्स को ओपन करने के लिए, जेंटली ओपन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज में लिया जाता है। डेट रिक्वायर द सर्विक्स टू बी ओपन allowing assist to the uterus and fallopian tube, cervical dilation reduce the risk of injury to the cervix such as procedure की प्रोसीजर, जब भी कोई प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें इंजरी की रिस्क को कम करने के लिए, सर्विस की इंजरी को रिस्क को कम करने के लिए यूट्राइन डायलेटर को यूज में है वो लिया जाता है। तो मोस्टली ये जो डायग्राम्स आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये यूट्राइन डायलेटर का है वो डायग्राम है दोस्तों। तो इस डायग्राम्स को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, टेनिकुलम फोर्सेप्स। टेनिकुलम फोर्सेप्स क्या होता है दोस्तों? टेनिकुलम फोर्सेप्स इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर शार्प पॉइंटेड, यानी कि स्लेंडर शार्प, ये जो पॉइंट होते हैं दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्लेंडर शार्प पॉइंटेड होते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस का जो डायग्राम्स होगा वो इसी टाइप का होता है। स्लेंडर शार्प पॉइंटेड है वो ये होता है। हुक अटैच, ये जो हुक होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ये हुक होते हैं दोस्तों, मोस्टली ये जो हुक होते हैं, हुक अटैच टू ए हैंडल, हैंडल पे इज यूज मेनली इन सर्जरी, सर्जरी में फॉर सीजिंग एंड होल्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स को होल्डिंग करने के लिए।
सच इज ब्लड वेसल, यानी कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए या फिर किसी पार्ट्स को होल्ड करने के लिए स्टेनोकुलम फोर्सेप्स का यूज में लिया जाता है। और सिलेंडर शार्प पॉइंटेड है, वो होता है दोस्तों, हुक अटैच होता है, ये आपको माइंड में रखना है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस है वो कर लिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। ए पेशेंट हैज ए सोडियम लेवल ऑफ 130, व्हाट इज दिस कंडीशन कोल्ड। आपके सामने क्वेश्चन है कि पेशेंट है, उस पेशेंट का सीरम सोडियम लेवल 130 है, तो निम्न में से क्या डिजीज कंडीशन है वो इंडिकेट करेगी या फिर नॉर्मल लेवल है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल सोडियम लेवल। फटाफट अपना आंसर पुट कीजिए। किसी पेशेंट्स का किसी पेशेंट्स का सीरम सोडियम लेवल 130 है, 130 सीरम सोडियम लेवल है, तो इनमें से क्या कंडीशन होगी, नॉर्मल सोडियम लेवल होगा, या फिर हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, या फिर हाइपरकैल्सीमिया होगा। तो इसमें राइट आंसर जाएगा दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यूज को अपने को ध्यान में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल सीरम सोडियम की जो वैल्यू होती है दोस्तों 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है दोस्तों, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल वैल्यू होती है। यहाँ पे 130 है, तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम का जो लेवल है, सोडियम की जो वैल्यू है वो कम है, तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है हाइपोनेट्रीमिया को, वो इंडिकेट कर रहा है। अगर 145 से ज्यादा होता 145 से ज्यादा होता तो हाइपरनेट्रीमिया को डायरेक्टली वो इंडिकेट करता। हाइपर कैल्सीमिया दोस्तों, नॉर्मल कैल्शियम जो लेवल होता है वो 8.6 टू 10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स वैल्यू। आपको यही वैल्यू याद में रखना, ये वैल्यू एनक्लेक्स वैल्यू, और इसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकता है। इस वैल्यू को आपको माइंड रखना। 8.6 टू 10.1 mg पर डीएल है, वो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है दोस्तों। तो अगर 8.6 mg डीएल से कम हो जाता है तो वो हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है, और 10.1 से ज्यादा हो जाता है तो वो हाइपर कैल्शियम कहलाता है। हाइपर कैल्शियम की अगर कंडीशन आएगी तो मोर देन 10.1 होगा दोस्तों। नॉर्मल सोडियम लेवल हमने बता दिया 135 से 145 के बीच में अगर किसी सोडियम की वैल्यू होगी तो वो नॉर्मल सोडियम लेवल है वो कहलाएगा। तो ये पेशेंट है जो सोडियम लेवल ऑफ 130, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, तो इसमें डायरेक्टली इंडिकेट हाइपोनेट्रीमिया को है वो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी ऑन करते हैं दोस्तों। पेशेंट पेशेंट अराइव्ड एट इमरजेंसी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि कोई पेशेंट्स का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट्स को इमरजेंसी में वो शिफ्ट किया गया है। उस पेशेंट्स की पल्स रेट है वो 128 बीट पर मिनट है, ब्लड प्रेशर है वो 90/55 mm ऑफ एचजी है, 90 सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक 55 है। पेशेंट्स की एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। विच टाइप ऑफ शॉक में अगर, यानी कि एक पेशेंट से उस पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी रूम के अंदर शिफ्ट किया गया है। उस पेशेंट का पल्स रेट 128 बीट पर मिनट है, ब्लड प्रेशर 90/50 mmHg एंड एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड है। तो निम्न में से किस टाइप का शॉक है वो इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी स्पाइनल शॉक, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शॉक, एंड ऑप्शन डी इज न्यूरोजेनिक शॉक। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले पेशेंट्स के जो वाइटल्स है उनको ध्यान में रखना है। पेशेंट्स के वाइटल्स में दोस्तों ध्यान रखना कि पल्स रेट 128 बीट पर मिनट हो रही है, यानी कि 128 बीट पर मिनट हो रही है। और पेशेंट्स का जो बीपी है वो 90/55 हो रहा है। तो एक नॉर्मल पर्सन की अगर बीपी की बात करें तो 120/80 होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। ओके, और पल्स रेट की अगर बात करें तो 72 से या अपने 80 मान सकते हैं, या 72 से 78 मान सकते हैं। तो यहाँ पे बीपी कम हो रहा है और पल्स रेट बढ़ रहा है, यानी कि कंपनसेट कर रहा है। जब भी किसी पेशेंट्स में कंपनसेट हो रहा है, 9 बीपी कम हो रहा है और पल्स रेट कंपनसेट कर रहा है और एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वो पेशेंट्स में फ्लूइड की कमी हो रही है। क्या होगी, पेशेंट्स में फ्लूइड की कमी हो रही है, फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट्स में हेमरेज हो सकता है, या पेशेंट्स का किसी भी टाइप से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग होने के बाद पेशेंट्स का फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों
हमेशा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और पल्स रेट है वो बढ़ जाती है और एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड हो जाती है, तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट्स है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है वो जा रहा है। तो पेशेंट्स का बीपी 90-55 mmHg है और पल्स रेट है वो 128 बीट पर मिनट है और एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्ड है, तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा रहा है, कि पेशेंट्स को ब्लीडिंग हुई है फिर या फ्लूइड का या वो लॉस हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी बेसिस पे केस पे अपन को सोल्व करना होता है, तो इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक है वो राइट आंसर है वो होगा। ऑप्शन बी स्पाइनल शॉक, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक क्या होता है दोस्तों? Spinal shock is a specific term that relates to the loss of all neurological activity from a serious trauma accident below the level of injury. This loss of neurological activity include loss of motor, sensory, reflex and autonomic function। यानी कि किसी पेशेंट्स में कोई सीरियस ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाता है और उस न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स और ऑटोनॉमिक फंक्शंस का लॉस होता है, उस केस में स्पाइनल शॉक देखने को मिलता है। तो स्पाइनल शॉक का डायरेक्टली मीन्स ये होता है कि किसी सीरियस ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट्स में जितने भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनका लॉस हो जाता है और उसके साथ साथ मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस में भी है वो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है या फिर उनका भी लॉस हो जाता है, तो वो स्पाइनल शॉक है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है दोस्तों? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कोज्ड बाय इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस केस में न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होता है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो होती है। ट्रॉमा या फिर इंजरी टू द स्पाइन, स्पाइन की ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है कैन कोज दिस डिस्ट्रप्शन। इट कैन अगर आफ्टर डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस डैमेज होने के बाद भी हो सकता है दोस्तों, तो ट्रॉमेटिक इंजरी होने के बाद भी हो सकता है, सच एज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से भी हो सकता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जो बॉडी के अंदर इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी स्पाइन्स की ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कुछ डैमेज हुआ है, उसी वजह से वो न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप होने के चांसेस है वो हो जाते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो होती है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है दोस्तों? कि डिफाइंड एज reduced cardiac output, reduced cardiac output, reduced cardiac output due to inability of the heart, due to inability of the heart to pump adequate blood in the presence of a normal blood volume। यानी कि कार्डिक आउटपुट जो है, कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा ड्यू टू इनएबिलिटी टू हार्ट टू पंप एडिक्वेट ब्लड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। यानी कि पेशेंट्स की हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है या फिर पंप करने की जो एडिक्वेट इन एबिलिटीज होती है वो कम हो जाएगी, उस केस में कार्डियोनिक शॉक देखने को मिलता है। तो डिफाइंड एज reduced cardiac output due to inability of the heart to pump adequate blood in the presence of a normal blood volume। तो हमने डिस्कस किया हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में, स्पाइनल शॉक के बारे में, न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में एंड कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। मिस कविता is in the emergency room after being involved in a traffic accident. What would be an early sign of hemorrhagic shock? एक पेशेंट है, उसका नाम है कविता, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद इमरजेंसी रूम के अंदर लाया जाता है। उस पेशेंट्स में हेमरेजिक शॉक का अर्ली साइन क्या होगा? ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो ऑप्शन ए आपके सामने पहला है, ऑप्शन बी इंक्रीज पल्स रेट है, ऑप्शन सी डीप ब्रीथिंग है एंड ऑप्शन डी इंक्रीज ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आरटीए होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों ब्लड का इंजरी होती, सॉरी, जब भी कोई ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, तो ब्लड का क्या होता है? लॉस होने के चांसेस होते हैं, ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी ब्लड का लॉस होता है दोस्तों, उस केस में पेशेंट्स का जो बीपी होता है
पेशेंट्स का जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और पल्स रेट जो होता है वो दोस्तों वो इंक्रीज होता है। पल्स रेट इंक्रीज हो, क्योंकि कंपनसेट करेगा। जब भी पेशेंट्स का बीपी कम हो जाता है तो वो कंपनसेट के बेसिस पे उसको पल्स रेट को बढ़ा देगा बॉडी और सिस्टम। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड का लॉस होता है मोस्टली। लॉस होने के बाद बीपी कम हो जाता है और पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। हेमरेजिक शॉक में ये सबसे पहले देखने को लेसन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंक्रीज पल्स है वो ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग लेट साइन हो सकता है, पेलार भी लेट साइन हो सकता है। तो यहाँ पे अर्ली साइन का पूछा गया है दोस्तों। अर्ली साइन के अंदर है वो दोस्तों पल्स रेट को इंक्रीज कंपनसेट के बेसिस पे पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार का कोई यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन नहीं है, पेन भी नहीं है, और नो डायलेशन ऑफ सर्विस, किसी प्रकार का सर्विस का डायलेट भी नहीं है। इनमें से किस टाइप का एबॉर्शन है? ऑप्शन ए थ्रेटेंड एबॉर्शन, ऑप्शन बी मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन सी कंप्लीट एबॉर्शन, एंड ऑप्शन डी इनइविटेबल एबॉर्शन। तो ऑप्शन आपके सामने है वो है, फटाफट अपना आंसर पुट अप कीजिए। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन ए थ्रेटेड एबॉर्शन, ऑप्शन बी मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन सी कंप्लीट एबॉर्शन, एंड ऑप्शन डी इनइविटेबल एबॉर्शन। तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों थ्रेटेड एबॉर्शन। थ्रेटेड एबॉर्शन के बारे में हम देखते हैं। थ्रेटेड एबॉर्शन होता क्या है? कंडीशन इन विच मिसकैरेज हेज स्टार्टेड, यानी कि मिसकैरेज की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, बट हेज नॉट प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, यानी कि जहां पर रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है वो होती है। इन थ्रेटेन एबॉर्शन द सर्विक्स डज नॉट डायलेशन, यानी कि थ्रेटेन एबॉर्शन के अंदर सर्विक्स का डायलेशन है वो नहीं होता है, यानी कि सर्विक्स का जो है वो डायलेशन है वो नहीं होगा, किसी प्रकार का डायलेशन है वो नहीं होगा। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ब्लीडिंग हो सकती है पर वेजाइना, ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही दोस्तों। पेन जो है माइल्ड या फिर बेक्केक या फिर डल नेचर का हो सकता है, वो भी जो कहाँ पे होगा? पेन इन लोअर एब्डोमेन के अंदर हो सकता है। ए क्लिनिकल एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हेज स्टार्ट, यानी कि एबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, बट हेज नॉट प्रोग्रेस टू स्टेट रिकवरी, यानी कि उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ थर्टेन एबॉर्शन इज प्रिजम्ड व्हेन ए ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग ब्लीडिंग देखने को मिल रही है थ्रू ए क्लोज सर्वाइकल ओस, यानी कि जो ओस है सर्वाइकल ओस है यहाँ पे क्लोज्ड है दोस्तों, यहाँ पे क्लोज्ड है, किसी भी प्रकार की ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाल्फ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाल्फ के अंदर है वो होता है, ये थ्रेटेड एबॉर्शन होता है। नेक्स्ट, सॉरी, इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इनविटेबल एबॉर्शन इज डायग्नोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रैम्पिंग, पेशेंट्स को क्रैम्प हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एंड ओपन सर्वाइकल ओस, यानी कि जो ओस है वो ये क्या है? ओपन है ऑन द फिजिकल एग्जाम, बट नो पासेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का किसी भी प्रकार का एक्सपल आउट नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, फिटस है वो अंदर ही है, बट वेजाइनल ब्लीडिंग है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, सर्वाइकल ओस ओपन है। द इंट्रायूटरन प्रेगनेंसी में बी आइदर वायबल और नॉन वायबल और अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड के अंदर इंट्रायूटरन प्रेगनेंसी है वो वायबल भी हो सकती है और नॉन वायबल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डिपेंड करता है। तो इन इवेटिबल एबॉर्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों? सर्वाइकल ओस ओपन होती है, ब्लीडिंग पर वेजाइना ब्लीडिंग हो सकती है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं होता, वो अंदर यूट्रस के अंदर यूट्रन कैविटी के अंदर रहता है, वो इनविटेबल एबॉर्शन है वो कहलाता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपल, यानी कि एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा एक्सपल आउट नहीं होता है दोस्तों, यानी कि उसके अंदर थोड़ा एक्सपल होता है, थोड़ा अंदर रह जाता है। स्टैंड ए पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्रन कैविटी, यानी कि यूट्रन कैविटी के अंदर पार्ट्स है वो रहता है, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रन कैविटी से पूरा कंप्लीटली बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाता, यानी कि वो उसके अंदर ही रह जाता, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट बाहर निकल जाता, वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन की कंडीशन कहलाती है। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है दोस्तों? द टर्म
मिस्ड एबॉर्शन इज यूज्ड व्हेन द फीटस हैज डाइड, यानी कि फीटस डाइड हो चुका है यूट्रन कैविटी में, बट इज रिटेन्ड इन द यूट्रस, यानी कि फीटस डाइड हो चुका है, होने के बाद फीटस है वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, वो यूट्रन कैविटी के अंदर रिटेन्ड है दोस्तों, यूजुअली फॉर सम वीक्स, कुछ वीक्स के लिए, आफ्टर 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद डायलेशन एंड क्यूरिटेज डीएनसी में बिकम ए प्रॉब्लम, डीएनसी से प्रॉब्लम हो सकता है। फिब्रिनोजन लेवल्स शुड बी चेक्ड वीकली, वीकली फिब्रिनोजन लेवल्स को चेक किया जाता है, अंटिल द फीटस और प्लेसेंटा आर एक्सपेल, जब तक कंप्लीटली फीटस और प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हो जाते हैं तब तक पेशेंट्स में फिब्रिनोजन का लेवल है वो वीकली चेक किया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि फीटस डाइड हो जाता है बट वो रिटेन्ड है, वो यूट्रस के अंदर होता है, कंप्लीटली एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता, वो उस कंडीशन को है वो मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो हमने दोस्तों थ्रेटेन्ड एबॉर्शन के बारे में डिस्कस किया था। थ्रेटेन्ड एबॉर्शन के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, डल नेचर का लोअर एब्डोमेन क्वाड्रेंट में, ओके, बट सर्वाइकल ओस है वो ओपन नहीं होती है। इन इविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लीडिंग पर वजह ब्लीडिंग हो रही है, सर्वाइकल ओस भी ओपन हो रही है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल ओस क्या है, ओपन है, ओके, ब्लीडिंग पर वजह ब्लीडिंग हो रही है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कुछ एक्सपेल आउट हुआ है और कुछ अंदर है यूट्रन केविन रिटेन्ड है, वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन की कंडीशन कहलाती है। एंड मिस्ड एबॉर्शन का मतलब होता है दोस्तों कि फीटस डाइड हो चुका है, फीटस की डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद फीटस जो है वो यूट्रन कैविटी के अंदर ये रिटेन्ड होता है, उसको मिस्ड एबॉर्शन है वो कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज का ये अपना एमसीक्यू सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन है वो यहीं तक खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू।